इसमें हमने डॉक्टर तनुराज सिरोही को अपने समक्ष आज आमंत्रित किया है। इसमें हम सब अपने कोई भी स्वास्थ्य संबंधी हमें कोई भी जानकारी लेनी हो, कोई भी परामर्श लेना हो, हम उनसे ले सकते हैं। आज हम लोग एक ऐसी कंडीशन में चल रहे हैं, पूरा वर्ल्ड हम लोग ऐसे एक जूझ रहा है एक महामारी से जिसने हमें बाधित कर दिया है अपने घर में रहने के लिए। तो हम लोग कहीं जा नहीं सकते हैं, कोई परामर्श नहीं ले सकते हैं, बहुत सारे सवाल हम लोगों के मन में होते हैं। तो उसी के लिए हमने एक ये वेबिनार ऑर्गेनाइज किया है। ग्लोबल सोशल कनेक्ट हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, मैं चेयरपर्सन हूँ। एक हमारी ऑर्गेनाइजेशन काम करती है ह्यूमैनिटी के लिए, मानवता के द्वारा मानव लोगों को जोड़ने के लिए हम लोग इसमें काम कर रहे हैं। तो बहुत सारे ह्यूमन प्रॉब्लम्स होती हैं जिसकी वजह से हम लोग कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। तो हमारी एक कोशिश है लोगों को कनेक्ट करने की। इसी माध्यम को हम शुरू करते हुए हमने एक हेल्थ सेक्टर से शुरुआत की है, आगे चल के हम और भी सेक्टर्स में लोगों को जोड़ने की कोशिश करेंगे। आज हमारे साथ हमारी ऑर्गेनाइजेशन के और भी कुछ पदाधिकारी हैं। अभिषेक शर्मा जी, मैं चाहूंगी आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करें प्लीज। जी, मेरा नाम अभिषेक शर्मा है। मैं ग्लोबल सोशल कनेक्ट का वाइस चेयरपर्सन हूँ। इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाने का हमारा उद्देश्य था कि मानवों को जोड़कर मानवों की समस्याओं का मानवीय समाधान निकाला जा सके। तो उसी क्रम में आज ये कोशिश हमारे द्वारा की जा रही है कि हम सब एक साथ बैठें और आपस में ही अपनी समस्याओं का कुछ समाधान एक क्षेत्र में खोज सके। तो देखिए, मुझे उम्मीद है कि कुछ आज हम बेहतर कर पाएंगे जी। और मैं अमित जी से भी कहूंगा कि वो भी अपने बारे में इंट्रोड्यूस कराएं। हेलो एवरीवन, मैं ज़्यादा समय लेता हूँ और छोटा सा बताऊंगा कि मेरा नाम अमित गिरी है। मैं मोजपुरम में ही रहता हूँ और प्लीज प्रोसीड करते हैं टाइम ज़्यादा लेते हुए। मैं सेक्रेटरी हूँ ग्लोबल सोशल कनेक्ट का। थैंक यू। धन्यवाद आप दोनों का। अब मैं चाहूंगी डॉक्टर तनुराज सिरोही को आमंत्रित करूंगी। सर, आप थोड़ा सा हमें जानकारी दीजिए, फिर हम सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे। सर। धन्यवाद रीता जी। मैं चाहूंगा कि अगर बाकी लोग अध्यक्ष महोदय को छोड़ करके अगर बाकी सब लोग अपने आप को म्यूट करें तो शायद बड़ी क्लैरिटी से आपको सबको आवाज जा सकती है, क्योंकि अगर आप लोग ऑन रखेंगे तो वाइब्रेशंस डिस्टरबेंस आते रहेंगे। सभा को आगे बढ़ाते हुए मैं सबसे पहले ऋचा सिंह जी का और बाकी सभी लोगों का, ग्लोबल सोशल कनेक्ट का मैं आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने कि मेरे को आज मौका दिया आप लोगों के बीच में आने का। बड़े संक्षेप में मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि ये जो मीटिंग्स होती हैं, वेबिनार्स होते हैं, शायद ये लगभग 40 मिनट का ड्यूरेशन इनका होता है, तो हम अपना समय बिल्कुल दाएं बाएं की चीजों में ना लगा करके आज हम लोग प्रयास करेंगे कि, क्योंकि हम लोग कोरोना के ही बारे में बात करना चाहेंगे। बाकी किसी को कोई पर्सनल अपने इश्यूज हो तो वो अपने व्हाट्सएप कर मेरे से जानकारी ली जा सकती है। सब लोग बड़े जिज्ञासा में रहते हैं कि ऐसा करना सही है या नहीं है, ये उचित है, ये अच्छा है, क्या है। तो एक बहुत बहुत सारी मिथ्स बने हुए हैं समाज में, ये खाना अच्छा है, इसको करना अच्छा है, उससे दूर रहना अच्छा है। तो मैं लगभग बहुत सारी अपने आप को थोड़ा अगर अनम्यूट कर लें तो सबको बड़ा क्लियर आवाज जाएगी, है ना। तो मैं कुछ सवालों का मैंने जो सवाल देखे हैं मैं अपने आप उनका जवाब दूंगा और प्रयास करूंगा कि मैं पूरे टॉपिक को कवर कर लूं 15-20 मिनट में केवल। और बाद में मैं आप लोगों को पूरा समय दूंगा कि इससे संबंधित आप अपनी जिज्ञासाओं को, अपने सवालों को अपनी तरीके से, अपनी लैंग्वेज में मेरे सामने बिना किसी झिझक के रख सकते हैं। तो मैं आई विल बी सो ग्रेटफुल टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। मैं शुरुआत करना चाहूंगा। सबसे पहले तो मैं कि आप लोग सुबह उठते हैं अखबार में पढ़ते हैं पेंडेमिक क्या चीज होती है। पेंडेमिक एक बहुत बड़ी चीज होती है। उसकी छोटा प्रारूप क्या होता है? सबसे छोटा प्रारूप होता है एक आउटब्रेक हो गया बीमारी का। मैं अगर पेंडेमिक तो एक बहुत बड़ी बात होती है, उसकी छोटी छोटी चीजें उससे पहले समझना बहुत जरूरी है कि उससे और छोटी क्या चीज होती है। उससे जैसे उससे छोटी होती है सबसे छोटी चीज, इसमें कोई भी संक्रमण होता है, इन्फेक्शन होता है, तो सबसे पहले उसका आउटब्रेक कहते हैं कि साहब एक कॉलोनी में आउटब्रेक हो गया, हैजा हो गया, फलानी कॉलोनी में मीनाक्षीपुरम में हैजा हो गया, वहां पानी खराब था। लेकिन ये चीज पूरे मेरठ और आसपास के डिस्ट्रिक्ट में फैल जाएगा तो इसको शब्द बदल जाते हैं। इसको फिर हम लोग एक एपिडेमिक के रूप में कहने लग जाते हैं। और अगर अक्रॉस द कंट्रीज
यानी कि अक्रॉस दी कंट्रीज में भी अगर लगभग 100 कंट्रीज से ज्यादा फैल जाएगा तो फिर WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अपने संज्ञान में लेते हुए इसको नाम देती है पेंडेमिक। तो इसलिए मार्च के महीने में इसको संज्ञान में लेते हुए पेंडेमिक कहा गया। हालांकि इस सब चीजों की वुहान में जब ये सब चीज चली तो इसको नॉलेज में तो ये बहुत पहले आ गया था, लगभग 30 दिसंबर से सबके नॉलेज में है, लेकिन पेंडेमिक का रूप इसको मार्च 9 के आसपास आकर के दिया गया, क्योंकि इनके एक मानक होते हैं, एक तरीके होते हैं, उसके तरीके से ही सबको चलना पड़ता है। तो WHO ने क्योंकि इसको पेंडेमिक कर रखा है। और लॉकडाउन, पेंडेमिक, लॉकडाउन, ये शब्द हम लोग रोज समझते हैं। पेंडेमिक एक चिकित्सा से संबंधित शब्द है और लॉकडाउन एक कानूनी और एडमिनिस्ट्रेटिव शब्द है। लॉकडाउन का मतलब यह है कि केवल एसेंशियल सर्विसेज जारी रहेंगी। तो अब सीधे आते हैं कोरोना के ऊपर। ये कोरोना वायरस क्या है? मैं कहूँ ये कोरोना वायरस एक बड़ा सादा वायरस है। आप अगर डिटॉल की भी पुरानी कोई शीशी उठा के देखेंगे तो उसमें लिखा होता है कि एंटीसेप्टिक अगेंस्ट कोरोना वायरस। बहुत सारे वायरस के नाम लिखे, कोरोना भी उसमें एक होता है। कोरोना सदियों से चला है, ऐसा नहीं है कि कोरोना पहली बार आया। 6 या 7 तरह के कोरोना पहले भी होते थे, लेकिन इस बार जो आया इसने अपना प्रारूप बदल लिया, इसने अपना जो रूप था वो बदल लिया, और वो इतना डेंजरस हो गया कि वो पूरी मानव जाति के पीछे इस तरह से पड़ गया कि मानो पूरा वर्ल्ड केवल एक ही बीमारी का इलाज कराने के चक्कर में और एक ही चीज से बचने के लिए घूम रहा है। अब कोरोना और कोविड में क्या फर्क होता है? कोरोना तो एक वायरस का नाम है और कोविड इस बीमारी को कहा गया क्योंकि ये 2019 में मिली, तो इसको कोविड डिजीज 19 कहा गया। इसलिए कोरोना में और कोविड में फर्क हो जाता है। अब सीधे आते हैं कि इसके लक्षण क्या होते हैं, क्योंकि लोग घबराते हैं, थोड़ी भी छींक आएगी तो डर लगता है। बुजुर्ग लोगों को बहुत डर लगता है कि छींक आ गई, बुखार हो गया। नहीं, ऐसा है, हार्वेस्टिंग सीजन है, छींकें भी आएंगी और हल्का बुखार भी हो सकता है। लेकिन अगर इस तरह की चीजें बुजुर्गों में अगर पहले आ रही हैं तो थोड़ा सा आपको सतर्क होना चाहिए। 2-3 दिन हो गए हैं, बुखार भी चल रहा है, खांस भी रहे हैं, डल भी हो गए हैं, सुस्त हो गए हैं, सूखी खांसी है, तो आपको तुरंत अपना अपने चिकित्सक से सलाह लो। लेकिन अगर केवल हल्की सी नाक बह रही है, 1-2 छींकें आ रही हैं, बहती हुई नाक, अक्सर ये मान करके चलिए, मोटा मोटा डिस्क्रिमिनेशन है, अगर बहती हुई नाक है तो 90% आप मान सकते हैं कि ये बरसाती जुकाम है, मौसम बदलने की खांसी है, आजकल हार्वेस्टिंग है तो उसकी वजह से हो सकता है। उससे थोड़ा दूर रहें। हार्वेस्टिंग सीजन में ये जो गेहूं में कटाई वगैरह होती है तो उसमें भी थोड़ा सा अगर अपने आप को डिस्टेंस बना के रखें तो अच्छा रहेगा। तो सिम्टम्स के बाद में अगर बहुत सारी जिज्ञासाएं सभी लोगों की होती हैं, उसमें से होता है कि मेरे को ऐसा कि अगर मैं किसी इसमें सवाल ये है, व्हाट शुड आई डू इफ आई हैव ए कोविड-19 सिम्टम्स, व्हेन शुड आई सीक मेडिकल केयर? अगर मेरे को ऐसा लगता है कि शायद ये लक्षण है मेरे को जो कोविड से मिलते जुलते हो सकते हैं, तो मेरे को चिकित्सक को कब दिखाना चाहिए? बड़ा अच्छा सवाल है और बड़ा प्रैक्टिकल सवाल है। तो इसमें हमें क्या करना चाहिए कि अगर 2-3 दिन से ज्यादा सूखी खांसी है, बुखार है, और अपने चिकित्सक को दिखा के देखें कि साहब मेरे को ऐसी दिक्कत चल रही है, उम्र ज्यादा है, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, तो आप उस दायरे में आते हैं कि कहीं ना कहीं ऐसी व्यवस्था बन सकती है कि आपको चेकअप अपना कराना पड़े। और चेक कराने में कोई स्टिग्मा नहीं है, जरूर चेक कराएं। इससे 2 फायदे हैं, आप अपने आप को भी बचाव कर सकते हैं और दूसरी बात यह है कि आप अपनी फैमिली को भी बचा सकते हैं। आपके घर में छोटे शिशु भी होंगे, बड़े बुजुर्ग भी होंगे, 70 साल के भी होंगे, कोई डायबिटिक भी होगा, तो उनको भी आप बचा के निकाल सकते हैं। अब जो सवाल आता है कि ये फैलता कैसे है? देखिए, हवा में नहीं फैलता लेकिन छींक से फैलता। आप अगर खांसेंगे, छींकेंगे तो कुछ पतले कण होते हैं जो छींक के रास्ते से, खांसी के रास्ते से, आपकी खांसने से, जिनको कि परिभाषित करते हैं चिकित्सक लोग, कहते हैं कि ये ड्रॉपलेट्स होते हैं। ड्रॉपलेट्स मतलब जो चीज हवा में पानी के जरिए से थोड़े लंबे समय तक, मतलब 2 फीट, 3 फीट, 4 फीट तक जा सकती है खांसने छींकने से। इस तरह से ये फैलती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि कॉन्टेक्ट्स की लिस्ट बनती है, कौन किसके टच में आया। टच में आया मतलब नजदीक रहा, नजदीक रहा मतलब इसके खांसने छींकने से ये एक उस संक्रमित दायरे में आने की संभावना बनती है। तो सबसे पहले क्या होता है कि किसको है और कौन उसके टच में है। तो टच वाले लोगों को ढूंढा जा रहा है। जैसे आपने देखा होगा कि एक पर्टिकुलर लोग एक धार्मिक स्थल पर इकट्ठे हुए, फिर जो उनके टच में हुए, आपने देखा कि पूरे शहर, पूरे के पूरे कंट्री में जहां जहां वो गए लगभग वो संक्रमित थे। तो इस तरीके से ये एक सर्वेलेंस का एक तरीका होता है सरकार का एक काम करने का। एपिडेमियोलॉजिकल स्टेट्स में या पेंडेमिक्स में उनके कॉन्टेक्ट्स को ढूंढा जाता है। ये एक काम करने का तरीका होता है, ये हैरेसमेंट नहीं होता, ये एक तरीका होता है।
अब सवाल ये आता है कि इससे प्रोटेक्ट कर, हम अपने आप को भी प्रोटेक्ट करें और दूसरे को भी कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो सवाल ये है कि इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि अगर आपको खांसी है तो रुमाल के ऊपर खांसें, रुमाल भी नहीं है तो कोहनी के ऊपर ऐसे छींक ले लें, अपनी छींक आप ले लेंगे, आपके कपड़ों में छींक रह जाएगी, ठीक है, या किसी कोने में जाकर के छींके। खांसी आ रही है तो अपने मुंह पे हैंकरचीफ रख लें, हाथ लगा लें, औरों से अलग मुंह मोड़ लें। अगर आपको खुद खांसी है, छींक या बलगम है तो आप पब्लिक प्लेस में बिल्कुल ना जावें, जैसे स्कूल हो गया, बैंक हो गया, हॉस्पिटल हो गए, कॉलेज हो गए, सब्जी खरीदने ना जाए। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको अपने आप को बचाना है और अपने परिवार को बचाना है, अपनी कम्युनिटी को बचाना है, अपनी कॉलोनी को बचाना है और अपने प्रांत, देश, सभी को बचाना है। यही एक समझदारी वाला तरीका है जिससे कि आप सबको बचा सकते हैं। सबसे बड़ा इलाज अगर आप पूछें तो दो ही हैं, गुड हाइजीन, हाइजीन दो चीजों की, हैंड हाइजीन एंड रेस्पिरेटरी हाइजीन। रेस्पिरेटरी, हैंड हाइजीन की बात करेंगे पहले। हैंड हाइजीन, अगर घर में रहते हैं, सादे साबुन, सादे पानी से जितनी देर आप राष्ट्रगान गाते हैं, लगभग 50-52 सेकंड, तो इतना टाइम जरूर लगाएं हाथ धोने में। जल्दबाजी ना करें, कम से कम 20 सेकंड जरूर लगाएं हाथ धोने में। इसकी 5 स्टेप्स होती हैं, आप कहीं पर भी इसको नेट पे देख सकते हैं कि हैंड हाइजीन को, हाथ धोने का तरीका क्या होता है, बड़ा सिंपल तरीका होता है। इसी तरीके से रेस्पिरेटरी हाइजीन, रेस्पिरेटरी मतलब एटिकेट्स, अगर आपको खांसी है, छींक है तो अपने रुमाल में लें, अपनी कोहनी पे लें या कोने में जावें, इसको हम लोग रेस्पिरेटरी हाइजीन कहते हैं। तो इस तरह से अपना बचाव, ये दो चीजें। तीसरी चीज ये है कि आपको नहीं पता, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि आपको नहीं पता कि किसको है कोरोना, हो सकता है। देखिए, हिंदुस्तान के अगर मैं डाटा की बात करूं या पूरे वर्ल्ड की भी बात करूं, जो कि सब में बड़ी सिमिलर फाइंडिंग्स हैं, वो ये है कि जो यंग जनरेशन है, जो कि 20 साल से और 60 साल के बीच में है, 50 साल के बीच में, अगर ये लोग इन्फेक्टेड होते हैं, ये लोग संक्रमित होते हैं, तो इनको कोई लक्षण नहीं होंगे। जब इनको लक्षण नहीं होंगे तो आप बीमार को नहीं ढूंढ सकते। जब नहीं ढूंढ सकते तो मान के चलिए सामने वाले को कोरोना है। अगर है तो उससे लगभग 3 से 6 फुट की डिस्टेंस आप अपने आप बना के चले। मैं आपको एक गोल्डन रूल बता रहा हूं, जब तक ये पेंडेमिक का साया हमारे ऊपर मंडराएगा, आप सबको सस्पेक्ट करिए कि इसको हो सकता है, तो मास्क आप भी पहनिए, उनको भी कहिए आप मास्क पहनिए, और 3 से 6 फुट की, 3 फुट कहते हैं, मैं 6 फुट कहता हूं, 6 फुट की दूरी बिल्कुल बना के रखें, खास तौर से अपने बुजुर्गों से। और जो लोग शुगर ब्लड प्रेशर के पीड़ित हैं, क्योंकि शुगर ब्लड प्रेशर से क्यों, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी, उनकी अपने आप को बचाने की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है। अब क्योंकि वो कम है तो उनको चांसेस हैं कि उनको इन्फेक्शन हो जाए। एक और बात मैं बता दूं कि इसमें लोग डरते बहुत हैं। ये मान के चलिए कि 70%, 80% अगर मैं कहूं तब भी ठीक है, 80% लोगों को इन्फेक्शन होता है नॉर्मल वायरल की तरह से, और वो खत्म हो जाता है। तो अगर 100 में 80 हैं, वो तो अपने घर बैठे, उनको कभी चेकअप भी नहीं कराएंगे, कभी डॉक्टर से भी सलाह नहीं लेंगे। लगभग 15 से 20% लोगों को इसमें सलाह लेनी पड़ती है कि मेरे को खांसी, जुकाम, बुखार चल रहा है, और उसमें से भी 3 से 5% या 7% लोग, 100 में से 7 लोगों को केवल अस्पताल जाना पड़ता है। इसका मैं एक आपको एग्जाम्पल से, आपको तर्क वितर्क में आपके साथ करना चाहूंगा। बोरिस बेकर, जो कि माननीय प्रधानमंत्री हैं यूनाइटेड किंगडम के, इंग्लैंड के, जब उनको हुआ, उनका पता चल गया, उनको चेकअप करने के बावजूद भी 4-5 दिन घर में ही रखा गया। केवल हॉस्पिटल जाने की जरूरत जब पड़ती है कि जब आपको ऑक्सीजन लेने की आवश्यकता है, वरना आप घर में रहिए, आइसोलेशन में रहिए, और अपने परिवार के और लोगों से अलग रहिए। कोरोना पॉजिटिव को जरूरी नहीं है कि अस्पताल में ही इलाज हो, क्योंकि 70% जब 80% अपने आप ठीक हो रहे हैं, तो चांसेस ये है कि आपका पॉजिटिव आने के बावजूद भी आप घर में ठीक हो सकते हैं। हॉस्पिटल केवल जब जाना पड़ेगा कि जब आपको ऑक्सीजन की जरूरत लगे, वो भी चिकित्सक की सलाह से। तो और मोर्टेलिटी, मरने वालों की संख्या लगभग 1.5 से 3%। 100 लोगों को अगर होता है संक्रमित, इन्फेक्शन, तो 1.5 से 3 आदमी केवल मरते हैं। तो पैनिक करने की जरूरत नहीं है। आप अपने आप को बाकी समाज से, बाकी लोगों से, घर से तुरंत अपने आप को आइसोलेट कर लें। 2 शब्द होते हैं, एक होता है आइसोलेशन, एक होता है क्वारंटीन। दोनों शब्दों को बड़ा स्पष्ट समझ लें, दोनों के क्या मायने होते हैं। कुछ लोग, आप अखबार में पढ़ते होंगे, फलाना आदमी सेल्फ आइसोलेशन में चला गया, किसी का आप देखते होंगे वो क्वारंटीन में चला गया। आइसोलेशन का क्या मतलब है, क्वारंटीन का क्या मतलब है?
आइसोलेशन का मतलब है अगर किसी का टेस्ट पॉजिटिव आता है और वो अकेला घर में रहता है, अपने परिवार के सदस्यों की टच में भी नहीं आता है, तो इसको सेल्फ आइसोलेशन कहते हैं। और क्वारंटीन क्या होता है? मेरे को शक है कि मैं किसी की टच में आया हूं, मेरे को कोई लक्षण नहीं है, मैं फला आदमी मिस्टर एक्स के टच में आया हूं, उसको था पर मुझे नहीं पता मुझे है कि नहीं है, मैं अपने आप को संक्रमित ना मानते हुए कि ऐसा मेरे को हो सकता है पर मेरे को शायद नहीं हुआ है, तो अगर मैं औरों से अलग होता हूं तो इसको क्वारंटीन कहते हैं। समय कितना लगना चाहिए इस क्वारंटीन में? समय लगता है लगभग 28 दिन। और अगर आप क्वारंटीन में हैं तो आपने टेस्ट जल्दी भी, हेल्थ वर्कर हैं तो हम आपको ज्यादा दिन तक नहीं रख सकते, हो सकता है 14 दिन में भी आपका पीछा छूट जाए। ये सरकार के जो मानक है उसके अनुसार 14 दिन अथवा 28 दिन का क्वारंटीन आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर आपको बहुत ज्यादा चांसेस हो गया है तो आपको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में रहना पड़ेगा। इंस्टीट्यूशनल मतलब गवर्नमेंट की निगरानी में उनके द्वारा जो सेंटर्स बताए गए हैं, आपको 14 दिन वहां रहना पड़ेगा। 2 टेस्ट अगर लगातार 24 घंटे में आपके नेगेटिव आते हैं तब वो आपको वहां से रिलीज करेंगे, फिर आप 14 दिन आकर के अपने अपने घर में रहेंगे, जिससे कि आप 14 दिन, ये पैसिव क्वारंटीन होता है, वो एक्टिव क्वारंटीन होता है। आज के दिन में सभी लोग इसी व्यवस्था को फॉलो करते हैं। अब मैं कुछ और सवाल मैं आपके सामने डिस्कस करना चाहूंगा। बच्चों में लोग कहते हैं बच्चों में भी होता है क्या? यस, बच्चों में भी हो सकता है, लेकिन बच्चों में कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस बहुत कम होते हैं। सब लोग यही पूछते हैं कि अगर मैं किसी के टच में आ गया हूं तो मेरे को क्वारंटीन कितने दिन होना चाहिए? तो लगभग 14 से 28 दिन का होता है। ये तो आपको इन सब चीजों का ध्यान तो आपको अपने आप ही करना पड़ेगा। एक और बहुत लोग बात करते हैं कि घर में सब्जी वाला आता है, फल वाला आता है, या हम सब्जी मंडी जाते हैं। मेरठ की अगर बात करें तो मेरठ में आजकल इस बात के ऊपर बड़ा जोर है कि सब्जी मंडी में सब्जी वालों के माध्यम से ये इन्फेक्शन होने के ज्यादा चांसेस हैं। यस, अगर किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप में जो कि पब्लिक डीलिंग का काम करता है, इसीलिए आपने देखा होगा कि डॉक्टर्स को क्लिनिक करने को मना किया जा रहा है। हम अपनी प्राइवेट क्लिनिक्स में नहीं बैठते हैं, केवल इमरजेंसी सर्विसेज देते हैं। उसकी भी वजह यही है क्योंकि हम लोग तो पेशेंट से ही डील करते हैं, तो बहुत कुछ संभावना ऐसी है कि हम ही कहीं उसके कैरियर या क्लस्टर बन के बाकी समाज में ना दे दें। आपने पढ़ा होगा 15-20 दिन पहले दिल्ली में 1-2 डॉक्टर्स थे जो मोहल्ला क्लिनिक चलाते थे, उन्हीं को हो गया, उन्होंने हजारों लोगों को बांट दिया। तो इसीलिए हम लोग समाज में पीछे नहीं है डॉक्टर्स लोग, लेकिन हमें पीछे इसलिए रखा गया है कि कहीं हम लोग इन्फेक्शन होकर के 1000-2000 को ना बांट दें। हम लोग बात कर रहे थे सब्जी वालों की। सुझाव दिया गया है शासन प्रशासन को मीटिंगों में द्वारा कि जितने भी सैलून वाले हैं, पार्लर्स वाले हैं, या ये सब्जी वाले हैं, फल वाले हैं या फुटकर वाले हैं, इनके टेस्ट अनिवार्य कर दी जाए। पूल टेस्टिंग के माध्यम से खर्चा भी कम आएगा। पूल टेस्टिंग के माध्यम से इनको सर्टिफिकेट अपने अपने ठेले पर, रेडी पर, दुकान पर, या जैसे भी इनको कॉलोनी में तभी एंट्री होनी चाहिए तब इनके पास सर्टिफिकेट हो। इनके वाहन के ऊपर लिखा होना चाहिए कि दूध वाले के वाहन के ऊपर लिखना चाहिए कि मैंने अपना टेस्ट करा रखा है और मैं नेगेटिव। तो तभी जाकर के आप लोगों की ये रूटीन की इश्यूज होते हैं, इनसे तभी जान बच पाएगी। जहां भी आपको सस्पेक्ट लगे कि इसको हो सकता है, ये फैला सकता है, तो आप लोग अपने ग्लोबल कनेक्ट के माध्यम से शासन प्रशासन को बता सकते हैं। हर एक के घर में पेट भी होता है, तो लोगों को ये भी सवाल होता है पालतू डॉगी से, बिल्ली से, इनसे ना फैल जाए। देखिए, फैलने को तो फैल सकता है, लेकिन ऐसी चीजें देखी नहीं गई हैं। उल्टा जरूर देखा गया है कि जो जिसको होता है वो अपने डॉग को दे सकता है, लेकिन डॉग ने बहुत सारे लोगों को फैलाया हो, इस तरह की आशंका नहीं जताई जा रही है। लोगों का बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये कब बंद होगा, पेंडेमिक और लॉकडाउन। लॉकडाउन तो देखिए खुल जाएगा, बहुत सारी वजह हो सकती है, राजनीतिक वजह हो सकती है, इकोनॉमिक रीजंस हो सकते हैं, लेकिन डॉक्टरी की बात करें तो ये पेंडेमिक मुझे नहीं लगता, अगर मेरा पर्सनल व्यू है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, साइंस भी एक डायनेमिक्स की तरह से बदलती रहती है। शायद आने वाले समय में जैसे पोलियो के साथ आपने जीना सीखा, मीजल्स के साथ आपने जीना सीखा, स्मॉल पॉक्स के साथ में, चिकन पॉक्स के साथ में, इबोला के साथ में आपने जीना सीखा, शायद इसके साथ भी जीना सीखना पड़ेगा। इससे संबंधित सोशल डिस्टेंसिंग, हाइजीन मेंटेन करते हुए लॉकडाउन भी खुल जाएगा, सब खुल जाएगा, वायरस भी रहेगा, हम भी रहेंगे, लेकिन अपने एहतियात, हाइजीन से, डिस्टेंसिंग से
ये एक जीवन शैली, जीवन कार्य, एक अपने लाइफस्टाइल का तरीका आपको ये मानना पड़ेगा कि अब इस तरीके से जीना पड़ेगा। आपने अडेप्ट किया एसी के साथ, आपने अडेप्ट किया गाड़ी के साथ, आपने टीवी के साथ अडेप्ट किया, मोबाइल के साथ अडेप्ट किया, तो मैं कहूँगा लाइफस्टाइल में ये भी एक उसी तरह का हिस्सा बनेगा जिसमें कि आपको अपने आप बिना किसी के कहे आपको अडेप्ट करना पड़ेगा। और आखिरी बात जो मैं शेयर करना चाहूँगा, हाँ, इसके बाद क्वेश्चंस लेंगे, इसके बाद में लेंगे क्वेश्चंस। एक और बात मैं कहना चाहूंगा कि इसका अंत कैसे होगा। इसका अंत होगा वैक्सीन से। वैक्सीन आने में अभी लगभग 1 से 1.5 साल का समय लग सकता है, पहले भी आ सकती है, लेकिन इतना समय लगेगा जब तक के लिए ये हमारा लाइफस्टाइल का हिस्सा है, हमें जीना पड़ेगा। अब मैं चाहूंगा कि अगर इससे संबंधित ही कोई सवाल हो तो मैं आई विल बी टू ग्रेटफुल टू आंसर। सर, कुछ सवाल हैं कुछ लोगों के। वो कुछ लोग ये पूछना चाहते हैं कि जो आरोग्य सेतु ऐप है वो किस तरीके से एक इंडिविजुअल को हेल्प कर सकता है। आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही? चैट आवाज नहीं आ रही है, थोड़ा सा क्लियर करके दोबारा बता दीजिए, कभी आ जाती है डिस्टर्बेंस है। आरोग्य सेतु जो ऐप है जी, वो किस तरीके से एक इंडिविजुअल को हेल्प कर सकता है? वो आपको बता सकता है कि आपके कांटेक्ट में कौन आ सकता है। ये सबको लेना चाहिए, बड़ी अच्छी बात है। आरोग्य सेतु सभी को लेना चाहिए, और टेक्नोलॉजी का जमाना है, टेक्नोलॉजी का अगर फायदा नहीं उठाएंगे तो कंटेनमेंट कैसे कर पाएंगे। आरोग्य सेतु से जो लोग आइडेंटिफाई हो जाते हैं, क्वारंटीन में जाते हैं, उनका सबका डाटा कनेक्ट हो जाता है, तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि लॉकडाउन खुल भी रहा है, आप जा रहे हैं कहीं, तो कौन कौन आपकी टच में है, कैसे टच में है। तो ये तो अच्छी बात है। और मैं कहूंगा इससे भी एक आगे कदम बढ़ाना चाहिए। ये जो वॉचेस आती हैं, इसके अंदर भी ऐसे एप्स लगाने चाहिए कि आपकी बुखार की रिकॉर्डिंग हो जाए, आपकी पल्स ऑक्सीमीटर की रिकॉर्डिंग हो जाए, और वो हेल्थ डिपार्टमेंट में डायरेक्ट चला जाए, ताकि क्लस्टर्स को ढूंढने में आसानी हो जाएगी। ये तो टेक्नोलॉजी से ही इसको हराया जा सकता है। और हम लोग जो टेस्टिंग कर रहे हैं, ये तो बड़ा एक लंबा काम है, इसको लंबे काम को करते करते थक जाएंगे। टेक्नोलॉजी जब तक नहीं जोड़ोगे, जैसे सेतु का ऐप है, और मैं कहूंगा कि यूएस में एक और ऐप आता है, डिटेक्ट के नाम से आता है, डिटेक्ट। इसीलिए आपने देखा होगा कि वहां बहुत जल्दी जल्दी लोग पकड़े जाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो टेस्ट ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन वो घड़ी के माध्यम से, सब लोग घड़ी पहन सकते हैं, टेक्नोलॉजी के माध्यम से सस्ती घड़ियां आती हैं जो आपके टेम्परेचर, पल्स को मॉनिटर करेंगी। अगर मेरा पल्स अचानक से बढ़ गया, मेरा टेम्परेचर बढ़ गया, 2-3 दिन से आ रहा है, तो मेरे को पूछ सकते हैं, अपना बुखार चेक कराइए, अपना चेकअप कराइए। तो अच्छा सवाल है, टेक्नोलॉजी का यूज जरूर करना चाहिए। सर, एक सवाल ये आता है कि न्यूज़पेपर्स हम लोगों के घरों में आते हैं डेली, जो कि हमारे दिनचर्या का हिस्सा भी हैं, तो ये कहाँ तक सेफ हैं? देखिए, न्यूज़पेपर्स तो सेफ हैं, जो इनका बनाने का तरीका है, इसमें बहुत ज्यादा एक्सपोजर तो कहीं आता नहीं है कि इसमें ये एक्सपोज हो रहे हैं। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि कई लोगों के माध्यम, कई लोगों के हाथ के जरिए से आता है, तो उसको थोड़ी देर धूप पे रख सकते हैं। अगर ऐसा ऐसा संदेह की स्थिति आप देखते हैं, तो थोड़ी देर धूप में रख सकते हैं। और ई पेपर आता है, मेरे को ऐसा नहीं लगता कि ये पेपर, फिर तो आप हर चीज को शक के दायरे से देखेंगे, सब्जी वाला भी है, ये भी है। तो लेकिन हाँ, न्यूज़पेपर वाला अगर न्यूज़पेपर डालने आता है, तो मैं कहूंगा कि उनका टेस्ट होना चाहिए। जो भी आपके घर में अखबार, दूध वाला आता है, उसको सबको अलग ड्रेस पहननी चाहिए, या अपने वाहन पे लिखवाना चाहिए कि मैं नेगेटिव हूँ। ये इंपॉर्टेंट बात है, अखबार से ज्यादा अखबार वाले की बात इंपॉर्टेंट। सर, एक सवाल ये है हमारे ऑडियंस का कि जो जिंक टैबलेट्स हैं या जो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विनोन वो बोल रहे हैं, ये कहाँ तक सेफ है सर? हम लोग ले सकते हैं, हेल्पफुल हैं? देखिए, हम लोग इंडिया में जो गाइडलाइंस फॉलो करते हैं ऋचा जी, वो फॉलो करते हैं आईसीएमआर। आईसीएमआर हमारा सबसे बड़ी बॉडी होती है जो नई चीजों को अडेप्ट करने में, मानक बनाने में हेल्प करती है। जिंक के बारे में पहले दिन से ही खबरें आ रही हैं कि जिंक यूज करें। जिंक यूज करने से डेफिनेटली, जो शुरू की स्टडीज आई थी, लेकिन वो बहुत छोटी स्टडीज हैं, उन छोटी स्टडीज को अभी आईसीएमआर ने अपने मानक अनुरूप रिकमेंड नहीं किया है। लेकिन बहुत से लोग एससीक्यू और इसको लेते हैं, और साइंस के हिसाब से, यस मैं भी इसी से जुड़ा हुआ हूँ, साइंस के हिसाब से ऐसा प्रतीत होता है कि इसका रोल होना चाहिए। लेकिन बड़ी स्टडीज हो, 10, 20, 50 मरीजों के माध्यम पे अगर उसने काम करा या नहीं करा, उसको गाइडलाइन नहीं बना सकते। गाइडलाइन बनाने के लिए लंबे समय तक उसके ऊपर स्टडीज होनी चाहिए और उसको क्लियरेंस होनी चाहिए। तो क्लियरेंस अभी नहीं है। यूज अगर आप कर रहे हैं तो आप अपने चिकित्सक की सलाह पे यूज कर सकते हैं। लेकिन आईसीएमआर ने अभी किसी भी चीज को एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल में ट्रीटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से या बचाव के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी तक कोई क्लियर रिकमेंडेशन नहीं दिया। सर, एक ये क्वेश्चन है कि
वैक्सीन्स जो हैं ये प्रिवेंटिव होंगी या दैट विल बी फॉर क्योर? वैक्सीन देखिए, वैक्सीन आएगी बिल्कुल, वैक्सीन से बहुत लाभ होगा, लेकिन कितना लाभ होगा और क्योर भी कितना होगा ये अभी बहुत बड़ा सवाल है। वैक्सीन भी लगभग 1 से 1.5 साल के बाद में ही आती है। एक से 1.5 साल आने में लगेगा, और किसी भी वैक्सीन के बूस्टर्स भी लगते हैं। कभी कभी 3 से, आपने देखा होगा टेटनस के इंजेक्शन जब अभी कभी आपको लगता है तो फिर लगाने पड़ते हैं। हेपेटाइटिस का 0-1-6 महीने पे लगाना पड़ता है। कुछ अलग अलग टाइम पे लगते हैं, अलग अलग बीमारी का अलग अलग बूस्टर्स लगते हैं, कुछ के परमानेंट हो जाते हैं। तो इसके क्या मानक निकल के आएंगे? अब देखिए, अगर मैं सीधी अगर इससे जोड़ूं, इससे मिलती जुलती बीमारी जो स्वाइन फ्लू है या नॉर्मल सादा फ्लू है, इसकी वैक्सीन हमें हर साल लगवानी पड़ती है। वजह कि वायरस हर बार कुछ ना कुछ अपना प्रारूप बदलता है, और जब प्रारूप बदलता है तो वैक्सीन को भी उसके अनुसार बदलना पड़ता है। किस तरह की वैक्सीन आएगी या एक वैक्सीन के माध्यम से परमानेंट काम हो जाएगा, ये सब सवाल जैसे जैसे चीजें मार्केट में आएंगी, इन सवालों को क्लियर होता चला जाएगा। सर, जो कोविड-19 के रिकवर्ड पेशेंट्स हैं, क्या हम उनकी एंटीबॉडीज को क्लोन कर सकते हैं टू ट्रीट द डिजीज? आईसीएमआर ने इसको अभी क्लियरेंस नहीं दिया है। वर्ल्ड में इसके ऊपर बहुत जोर शोर से प्लाज्मा थेरेपी इसको कहते हैं। प्लाज्मा थेरेपी यानी कि जो क्योर हो गए हैं उनके अंदर जो एंटीबॉडीज बन गई हैं उनको लेकर के ट्रीटमेंट करने का एक बहुत कयास प्रयास किया जा रहा है। ये अच्छी बात है, लेकिन आईसीएमआर द्वारा कल परसों भी जो हमारे हेल्थ सेक्रेटरी उन्होंने अभी इसको क्लियरेंस नहीं दिया है। कुछ स्टेट्स ने जैसे केरला, यूपी, दिल्ली, बहुत लोगों ने क्लियरेंस मांगा है, लेकिन उनको अभी टेस्ट करने के माध्यम से उनको अनुमति दी गई है, लेकिन आईसीएमआर में अपनी गाइडेंस के माध्यम से अभी इसको क्लियर नहीं करा। सर, कुछ लोग ये जानना चाहते हैं कि जैसे अब जो ये चल रहा है, जो लाइफस्टाइल चल रहा है, आई थिंक ये 1 साल 1.5 साल तक अभी ऐसे ही चलने वाला है, तो क्या इम्पैक्ट हमारे किड्स के डेवलपमेंट पे पड़ने वाला है फॉर द लॉन्ग रन? देखिए, बच्चों के साथ साथ सभी पे पड़ेगा। अगर मैं अभी की बात करूं तो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट बुजुर्ग लोगों के ऊपर है। सबसे ज्यादा जो डर है, बीमारी के साथ साथ जो डर है वो बुजुर्ग लोगों के ऊपर है। तो बच्चों के ऊपर भी लाइफस्टाइल का फर्क आएगा। जो लोग देखते थे पेरेंट्स घर में ही नहीं कभी रहते हैं, वो घर में क्यों रहते हैं? आपके पेट्स भी ये सोचते होंगे जो घर में नहीं रहते थे, ये हमारे जो हमारे को रखते हैं वो घर में क्यों रहते हैं? तो लाइफस्टाइल तो सभी का चेंज होगा। क्लासेस जूम पे होने लग गई हैं, और बहुत सारे सर्विसेज जूम पे हो गई हैं, ऑनलाइन सर्विसेज हो गई हैं। तो लाइफस्टाइल में डेफिनेटली बदलाव आएगा। टेक्नोलॉजी का जमाना है, इसके फायदे भी होंगे और इसके नुकसान भी होंगे। आपको बहुत सारी जगह जाने से आप बच जाएंगे। अब मैं कल परसों कोई वीडियो देख रहा था, जो लोग लॉकडाउन को खोल रहे हैं वो किस तरह से लॉकडाउन को खोल रहे हैं। साइकिल को प्रमोट कर रहे हैं यूरोपियन कंट्रीज में, मोटरसाइकिल पे एक आदमी को प्रमोट कर रहे हैं, गाड़ी को 30 की स्पीड से केवल प्रमोट कर रहे हैं, गाड़ी में केवल 2 आदमी जाएंगे उसको प्रमोट कर रहे हैं, उसको प्रेफरेंस मिलेगी। तो आपको अपने आप अपने अपने इनोवेटिव तरीके ढूंढने पड़ेंगे कि मैं किस तरीके से अपने आप को बचा सकता हूँ, प्रयास कर सकता हूँ। ये तो लाइफस्टाइल रहेगा। ऋचा जी, एसी यूज करने की आपने आदत डाली है ना, और जंक फूड खाने की आपने आदत डाली, तो कहीं ना कहीं इसको भी अपनी आदत में लाना पड़ेगा। सर, इम्यूनिटी का क्वेश्चन आ रहा है कि इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाया जा सकता है? आई थिंक ये पूरा खेल इम्यूनिटी का लग रहा है। देखिए, इम्यूनिटी क्या चीज होती है मैं बता दूं। इम्यूनिटी वो चीज होती है कि आपके शरीर को अच्छे से अच्छे इन्फेक्शन से बचा के ले जा सकती है। और देखिए, जैसे अगर आपका घर मजबूत है, खिड़की दरवाजे अच्छे मरम्मत हुए हुए हैं, तो कितनी भी आंधी आए, कितना भी तूफान आए, आपके घर में ना कूड़ा करकट आता, ना बारिश की कोई चीज आती। अगर आप झोपड़ी में रहते हैं तो आपकी झोपड़ी उड़ जाती है। आपने देखा होगा कि लू से इतने लोग मर गए, बारिश से इतने लोग मर गए। वो लोग मरते हैं जिनके ऊपर छत नहीं होती। छत नहीं होती मतलब जिनका सिस्टम वीक है। अगर आपका इम्यूनिटी मजबूत है, इम्यूनिटी को अब अपने अंदर की मारक क्षमता कहते हैं, वो एक इन्नेट इम्यूनिटी होती है, एक परमानेंट इम्यूनिटी होती है। इन्नेट इम्यूनिटी तो ये होती है कि आपके अंदर कोई भी इन्फेक्शन आए, शरीर उसको खत्म कर देगा, और फिर उसकी मेमोरी सेल्स बन जाते हैं। वो मेमोरी सेल्स जब भी उसको आइडेंटिफाई करेंगे अपने आप उसका काम कर देते हैं। लेकिन मैं साइंस में ज्यादा नहीं जाऊंगा। मैं ये कहूंगा कि आप अपनी इम्यूनिटी को कैसे बढ़ा सकते हैं। आप अपनी इम्यूनिटी को सीजनल फ्रूट्स खाएं। सबसे पहले तो जो मौसम में आ रहा है वो खाना, जैसे आजकल खरबूजा आ रहा है, आप खाइए, है ना, तरबूज आएगा उसको खाइए, ककड़ी आएगी। ये सब जो चीज वेदर में अच्छी आ रही है वो आपको ताकत देने के लिए आ रही है ना। अगर आप सर्दी वाले कपड़े आप पहन के बैठ जाएंगे तो आपको भी पूछेंगे कि ये क्या आपने सूट पहना, स्वेटर पहना, क्यों पहना, गलत पहन लिया। इसी प्रकार से आप सीजनल फ्रूट्स खाइए, जूसेस लीजिए,
और एक्सरसाइज करना हम लोग भूल चुके थे, लेकिन लॉकडाउन ने हमें एक्सरसाइज करना भी सिखा दिया। वॉक करें, योगा करें, अपनी हेल्थ अनुसार, अपनी सोच अनुसार, अपनी समझ अनुसार एक्सरसाइज को बढ़ावा दें। एक्सरसाइज अच्छी इम्यूनिटी को वो देती है, पैदा करती है। और एक और बात मैं बता दूं, इंटरेस्टिंग बात बता दूं, सोने से भी बहुत अच्छी इम्यूनिटी बनती है। तो 6 से 8 घंटे हमें रात को जरूर सोना चाहिए। वो ऐसे समझो कि जब आप रात को सोते हो तो आपकी जितनी भी इन्फेक्शन होते हैं उसमें झाड़ू लग जाती है, और सुबह को आपकी बॉडी इसलिए फ्रेश होती है कि रात को जितनी भी एक्टिव इम्यूनिटी थी उसने सारे कीटाणु आपके शरीर से हटा दिए। तो 6 से 8 घंटा, और सोने के समय में सोना चाहिए। ये भी इंपॉर्टेंट बात है। ये नहीं कि आप सुबह 3 बजे सोए और 11 बजे उठे, दिस इज नॉट गुड। बॉडी नहीं काम करेगी उस दौरान। तो आपको अच्छी इम्यूनिटी लेने के लिए नींद अच्छी लेनी है, सीजनल चीजें खानी है, और समय पे एक्सरसाइज करनी है। और एक बात बता दूं, आपकी और मेरी बॉडी जो है इसमें 70% वाटर होता है। तो 70% जो चीज होती है वो उसी से ही बेनिफिट करेगी। मतलब सीधा कि पानी की मात्रा, गर्मी में तरल पदार्थ ज्यादा पीजिए, जितना भी आप पीते हैं। मैं ये नहीं कह रहा आप ज्यादा ही पीते होंगे, लेकिन फिर भी आप डबल कर दीजिए। आपकी बॉडी की इम्यूनिटी नींद से, अच्छा खाने से, सीजनल चीजें खाने से आपको बहुत फायदा मिलेगा। सर अमित गिरी जी हैं हमारे साथ, वो कुछ पूछना चाहते हैं। अमित जी पूछिए, क्योंकि हमारा टाइम थोड़ा जल्दी जल्दी रन हो रहा है, प्लीज जल्दी पूछिए। सर गुड आफ्टरनून वंस अगेन, दिस इज अमित गिरी। यस, सर बताइए। मैं बच्चों के ऊपर सवाल पूछना चाहता हूँ कि जैसे आज के डेट में लॉकडाउन में बच्चे घर पे हैं और 4-4, 5-5 घंटे जो हैं वो नेट के ऊपर, सिस्टम के ऊपर, मोबाइल पर बैठ के स्टडी करते हैं, तो ये कितना उनके लिए फायदेमंद या नुकसान हो सकता है फ्यूचर के अंदर? क्योंकि पूरे 7 मतलब 5 घंटे तो बहुत टाइम होता है जो बच्चे कंप्यूटर पर एक्सपोजर चल रहा है उनका। देखिए, ये तो एक अननेचुरल चीज तो है ही, नेचुरल तो है ही नहीं कंप्यूटर पे बैठ के पढ़ना, है ना। और सबसे बड़ी बात है, कंप्यूटर हो या आपका टीवी हो या आपका मोबाइल हो, ये तो रिफ्लेक्शन देता है। इसकी जो लाइट है रिफ्लेक्शन देगी, सिर में दर्द भी करेगी, नींद भी कम करेगी। अननेचुरल चीज है, नुकसान तो करेगी इससे, लेकिन ये तो टेम्परेरी अरेंजमेंट्स हैं। फिर भी मैं, आपने जो सवाल पूछा ये अच्छा सवाल है। मैं न केवल बच्चों से माध्यम से बताना चाहूंगा, बड़ों के लिए भी मैं कहना चाहूंगा कि सोने से पहले अगर आप 10 बजे सोते हैं रात को, तो 9 बजे से टीवी और मोबाइल अपना देखना बंद कर दीजिए, वरना नींद नहीं आएगी। क्योंकि इसकी जो रेज होती है, ये रेज माइंड को इफेक्ट करती है। कहीं ना कहीं मोबाइल और टीवी जिससे रिफ्लेक्शन आता है, ब्लू रिफ्लेक्शन आता है, रेज होती है, इनको देखना सोने से लगभग 1 घंटा पहले बंद कर दीजिए। आप कुछ अखबार पढ़ सकते हैं, कुछ संगीत सुन सकते हैं, हल्की लाइट कर सकते हैं, आंखें बंद करके लेट सकते हैं, लेकिन मोबाइल और ये सभी को लगभग आधा पौना घंटा पहले, सोने से पहले बंद कर देना चाहिए। आपका सवाल ठीक है, कोई भी अननेचुरल चीज आप ज्यादा करेंगे, मोबाइल और ये सब हम लोगों ने बना रखा है, ये भी अपना कहीं ना कहीं कष्टकारक होगा। जितना जल्दी खुल जाए और एक नेचुरल तरीके से, जो स्कूल में बच्चा केवल पढ़ने ही नहीं जाता, एटिकेट्स भी सीखने जाता है, और दूसरी बात ये है कि अपने दोस्तों के साथ सहन शक्ति बढ़ाने भी जाता है। तो ये तो किसी भी चीज का सब्स्टिट्यूट है ही नहीं, ये तो एक टेम्परेरी अरेंजमेंट है कि ये निकल जाएगा। सर हमारे साथ डॉक्टर वर्मा है, वो पूछ रहे हैं कि क्या ये बीमारी जूनोटिक है? नहीं, जोनोटिक तो नहीं है, लेकिन शुरुआत में जो हुई थी ये, क्योंकि जानवरों से जो बीमारी फैलती है उसको जोनोटिक कहते हैं। यहाँ जानवरों से, चमगादड़ से और विशेष पेंगोलिन से फैलती है, लेकिन अब तो आदमी से आदमी में फैल रही है। तो उस बारे में बात करने मैंने बताया था कि जैसे पेट्स को आप दे सकते हो, पेट्स से नहीं हमारे घर में फैलती है। जोनोटिक तो मैं इसको नहीं बहुत कहूंगा, लेकिन शुरुआत इसकी जोनोटिक के तरीके से ही हुई थी, क्योंकि जानवर से आदमी में था, लेकिन अब तो आदमी से आदमी में फैल रही है। और आप जानवर से डर भी नहीं रहे हैं, आप तो आदमी से ही डर रहे हैं। सर एक सवाल और है हमारे यूथ की तरफ से आ रहा है कि कोई स्पेसिफिक रीजन है कि इंडिया का मोर्टेलिटी रेट जो है और अदर कंट्रीज से बहुत कम है, ऐसा क्यों? बिल्कुल ठीक बात है। आप देखें, मोर्टेलिटी रेट सबसे ज्यादा यूरोपियन कंट्रीज का है, इटली का 12 के करीब है, और किसी का 9 है, यूएस का 9 है, और इंडिया का है 3.1 के आसपास चल रहा है। तो देखिए, और इटली का अगर मैं आपके संज्ञान में लाऊंगा अर्चा जी, वर्ल्ड की नंबर 2 हेल्थ सिस्टम माना जाता है इटली का, और यूएस का नंबर 10वें 11वें माना जाता है। तो वो सब धराशायी हो गए हैं, और हमारा तो 118वां नंबर आता है हेल्थ केयर सिस्टम में। तो मैं इसको, हेल्थ केयर सिस्टम की तो मैं इसको बात नहीं करूंगा, क्योंकि हम लोग बहुत सुचारू रूप से काम नहीं करते हैं और कोई विशेष खर्चा भी नहीं करते हैं। जीडीपी का मात्र 2% खर्च करते हैं। तो इसमें तो परिस्थितियों को ही मैं कहना चाहूंगा कि या तो कह लीजिए हम लोग ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट में रहते हैं, जहाँ की टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा रहता है, नमी ज्यादा रहती है। तो और एक और बात जो इंटरनेट पे चल रही है, जिसका कोई बहुत ज्यादा परिमाणित बात नहीं है, लेकिन बीसीजी वैक्सीन जिन कंट्रीज में लगा हुआ है, कहते हैं कि शायद उससे भी थोड़ी लाभ
मिल रहा है लोगों को। तो इसमें कोई हमारी सेवाएं बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन हाँ एक बात का बड़ा अच्छा रोल रहा, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जितना जल्दी लॉकडाउन किया उससे हम एडवांटेज में चले गए। और भी परिस्थितियां हो सकती हैं, गर्म मौसम है, ह्यूमिड एनवायरनमेंट है, बीसीजी का वैक्सीनेशन है, बहुत सारी चीजें हैं। ये मेयर लक भी हो सकता है कि इस कंट्री, पाकिस्तान का भी नहीं है, देखिए बहुत ज्यादा डेथ रेट तो पाकिस्तान में भी नहीं है, और बर्मा में नहीं है, नेपाल में नहीं है, इस बेल्ट में नहीं है पूरी में, सिंगापुर में नहीं है। तो हो सकता है कि क्लाइमेट का भी इसमें बड़ा रोल हो। थैंक यू सो मच सर। और यहीं पे मैं आज का वेबिनार क्लोज करना चाहूँगी, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है। अगली बार हम फिर से आएंगे, फिर एक्सपर्ट्स के साथ। आप लोग चाहेंगे तो हम फिर से हेल्थ सेक्टर में फिर सर को बुलाएंगे दोबारा, क्योंकि मुझे भी ऐसा लग रहा है और शायद सभी को लग रहा होगा कि टाइम बहुत कम था और सवाल बहुत ज़्यादा थे, और सर की इन्फॉर्मेशन जो थी वो हम और भी लेना चाहेंगे। तो हम फिर से मिलेंगे, क्योंकि हमने एक ह्यूमैनिटी को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, तो डेफिनेटली हम सबको फिर से लेकर आएंगे, अलग अलग सेक्टर से लोगों को जोड़ने की कोशिश करेंगे। जो भी आपके सवाल हैं आप बिल्कुल स्वेच्छा से पूछ सकते हैं। जिनके सवाल रह गए हैं मैं माफी चाहूंगी, हम दोबारा लेंगे, फिर से आएंगे। तब तक के लिए हम लोग अलविदा करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, Richa ji. थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू